नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर में। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पोल्ट्री उत्पादन तकनीक के बारे में कि पोल्ट्री उत्पादन क्या होता है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो मांस अथवा अंडे की प्राप्ति के लिए मुर्गी, टर्की, बतख आदि पक्षियों को पालना कुक्कुट पालन कहलाता है। अर्थात अगर हम किसी पक्षी को मांस व अंडे उत्पादन के लिए पालते हैं तो वह कुक्कुट पालन कहलाता है या पोल्ट्री फार्मिंग कहलाता है। मुर्गी पालन क्षेत्र लगभग 3 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। मतलब कि जो मुर्गी पालन है वह अपने लगभग 3 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। 2019 की अगर हम जनगणना देखें तो उसके अनुसार भारत 851 मिलियन मुर्गी और प्रतिवर्ष 129.8 बिलियन अंडा उत्पादन करता है। अंडों के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। आगे हम पढ़ेंगे मुर्गी पालन का लाभ। अगर हम मुर्गी पालन कर रहे हैं तो उसका क्या क्या लाभ है। जो पहला लाभ है वो है कम लागत, कम समय में अधिक लाभ और चिकन की बढ़ती मार्केटिंग। इसका मतलब है कि जो मुर्गियों का जो मांस होता है उसे हम बेसिकली चिकन बोलते हैं, उसकी मार्केट में ज़्यादा वैल्यू हो रही है। उसके कारण आसानी से उपलब्ध बाज़ार, मतलब कि मुर्गियों का आसानी से बाज़ार यानी मार्केट में मांस उपलब्ध हो जाता है। जो मुर्गी का मांस होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम पाई जाती है। मुर्गियों की खाद की भी बीज बाज़ार में अच्छी कीमत है। मतलब कि जो मुर्गियों की खाद होती है उसकी भी बाज़ार में अच्छी कीमत मानी गई है। अतिरिक्त आय प्रदान करने के साथ साथ परिवार के सदस्यों को पौष्टिक आहार भी दिया जा सकता है। कि आपको पता है कि मुर्गियों के मांस में सभी प्रकार के, जैसे मांस की मुर्गियों का अंडा होता है उसमें सभी प्रकार के विटामिन, कैल्शियम्स पाए जाते हैं। उससे हम पौष्टिक आहार भी प्रदान कर सकते हैं। आगे जो अपना टॉपिक है वो है मुर्गी पालन व्यवसाय। जनसंख्या में वृद्धि, तेजी से शहरीकरण, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, उत्पादों की उपलब्धता तथा मांग के कारण आज के समय में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या मानी गई है। आप सभी को पता है कि आज के समय में बेरोजगारी ही सबसे बड़ी समस्या मानी गई है। पिछले 4 दशकों में मुर्गी पालन व्यवसाय क्षेत्र में शानदार विकास हुआ है। मुर्गी पालन के प्रकार। अगला टॉपिक है मुर्गी पालन के प्रकार। मैं आपको मुर्गियों के बारे में टॉपिक वाइज बताने वाला हूँ। आगे है ब्रॉयलर। मतलब कि जो ब्रॉयलर होता है वो क्या होता है, वह मुर्गा या मुर्गी जिसको हम मीट के लिए पालते हैं वह ब्रॉयल कहलाता है। अंडों के लिए जो पाला जाता है वो लेयर कहलाता है। अंडों के लिए जो पाला जाता है वो लेयर कहलाता है। और क्रोयल, अंडों व मीट उत्पादन दोनों के लिए पाला जाता है, वह कोयलर कहलाता है। आगे है मुर्गी पालन के प्रकार। मतलब इन तीनों में जो भेद है वो किस प्रकार होता है। ब्रॉयलर होती है उसकी अधिक शारीरिक वृद्धि दर होती है। लेयर होता है उसके अंडा उत्पादन, आप सभी को पता है कि अगर लेयर अंडा उत्पादन के पास जाता है तो सामान्य सी बात है कि अंडा उत्पादन ज़्यादा होगा। कम देसी मुर्गी होती है उसमें कम अंडा उत्पादन व शारीरिक वृद्धि दर होती है। 1-1.5 माह में 1 से 1.5 किलो वजन हो जाता है ब्रॉयल का। और लेयर होती है वो प्रति वर्ष 300 अंडे पर मुर्गी देती है। और देसी मुर्गी होती है वो लगभग 50 से 60 अंडे प्रति मुर्गी व 4 से 5 माह में 1 से 1.5 किलो वजन की हो जाती है। ब्रॉयलर को मांस के लिए पाला जाता है, लेयर के अंडों के लिए पाला जाता है, व देसी को अंडा व मांस दोनों के लिए पाला जाता है। ब्रॉयल ग्रामीण परिवेश में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम, लेयर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है देसी में।
मुर्गी ब्रॉयलर मुर्गी घर में रखकर 24 घंटे दाना पानी वहीं उपलब्ध करवाया जाता है। जो अपनी ब्रॉयल मुर्गी होती है उसके 24 घंटे दाना पानी उस घर में ही उपलब्ध करवाया जाता है। और लेयर मुर्गी होती है वह घर में रखकर 24 घंटे दाना पानी वहीं उपलब्ध करवाया जाता है। वह देसी मुर्गी होती है वो दोनों जगह रह जाती है, जैसे घर आंगन में भी रह जाती है और घर के आसपास खुले में पाली जाती है। अपना दाना पानी खुद जुटाती है। आगे हम पढ़ने वाले हैं अगला जो टॉपिक है वह है मुर्गियों की नस्लें कि हमारे सिलेबस में मुर्गियाँ कौन कौन सी हैं। जिसमें जो पहली प्रकार है वह है अधिक अंडा देने वाली, जिसमें पहली मुर्गी है वाइट लेग हॉर्न व दूसरी मुर्गी है मिनार्का। दूसरी जो अपनी मुर्गी है वह है मांस देने वाली मुर्गियों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। उसमें पहला नाम है अश्लील, कॉर्निश व वाइट रॉक। ये तीन जो मुर्गियां हैं वो मांस देने वाली हैं। और जो तीसरा वह मांस और अंडा दोनों के लिए पाली जाती है वो है रोड आइलैंड रेड और वह ऑस्ट्रेलोवर। ये दो मुर्गियां जो मांस और अंडों दोनों के लिए पाली जाती हैं। मुर्गियों की नस्लें असेल नस्ल होती है वो इस प्रकार की होती है, दिखने में होती है बीच में से काली, नीचे जो पैर होते हैं वो गोल्डन होते हैं, वह जो पीछे का भाग होता है वो ब्लैक होता है। चिटोल नस्ल ये होती है जिसके ऊपर मोर पंखी हम बोलते हैं गाँव में वो होती है। और गिरिराज ये होती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट नस्ल है वो है कड़कनाथ। कड़कनाथ मुर्गी शरीर भी ब्लैक होता है और जो मांस होता है वो भी ब्लैक होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी मुर्गी की नस्ल है जिसका मांस काला होता है, जो होती है कड़कनाथ। अगले जो अब हम अलग अलग मुर्गियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सेल ये उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। ये उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। इस नस्ल के मुर्गों को मैदान में लड़ाते हैं। असेल नस्ल की जो मुख्य बात है वो यही है कि हम इन्हें मैदान में या लड़ाई के लिए पाला जाता है। जो असेल नस्ल की मुर्गों का वजन होता है वो होता है 4 से 5 किलोग्राम तथा मुर्गियों का वजन होता है वो होता है 3 से 4 किलोग्राम होता है। गर्दन और पैर लंबे होते हैं। मैंने बोला था कि लड़ाई के लिए पाले जाते हैं तो पैर और गर्दन लंबी होती है तथा बाल चमकीले होते हैं, बाल चमकते हैं धूप में। जो अगली है वो है कड़कनाथ नस्ल। इस नस्ल का मूल नाम कालामासी है। कालामासी आपको मैंने बताया था कि इसका काला मांस होता है इसलिए इसे कालामासी कहते हैं। यह मूलतः मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मीट में 556 प्रोटीन पाई जाती है और जो अन्य नस्ल के मीट की अपेक्षा अधिक है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। मीट का उपयोग कई प्रकार की दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। सिर्फ यही एक नस्ल है जिसका मीट का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है और इसको अगर व्यवसाय या बिजनेस के तौर पर देखें तो यह सबसे अत्यधिक लाभप्रद है। प्रतिवर्ष 80 अंडे यह देती है। अगली जो अपनी नस्ल है वो है चिटगोंग नस्ल। इस नस्ल का नाम उसी के गांव के आधार पर पड़ा है, इसके उत्पत्ति स्थान के आधार पर पड़ा है। यह नस्ल सबसे ऊंची नस्ल मानी जाती है। यह नस्ल जितनी भी मुर्गियों की नस्ल है उनमें सबसे अधिक ऊंची नस्ल मानी जाती है। मल्य चिकन के नाम से इस मुर्गी को जाना जाता है। मुर्गे 2.5 फीट तक लंबे तथा इनका वजन 4.5 से 5 किलोग्राम तक होता है। गर्दन और पैर बाकी नस्ल की अपेक्षा लंबे होते हैं। इसके पैर व गर्दन बाकी नस्ल होती है उनके से लंबे होते हैं। प्रतिवर्ष अंडे देने की क्षमता 70 से 120 अंडे प्रतिवर्ष है। प्रतिवर्ष एक मुर्गी 70 से 120 अंडे देती है। अगली जो अपनी मुर्गी की नस्ल हुआ केरी सयामा नस्ल। यह कड़कनाथ और केरी लाला एक क्रॉस नस्ल है। इस मुर्गी को देख के चले जाना,
यह मुर्गी पूछी जाती है कि केरीलास मतलब केरी श्यामा नस्ल किसकी क्रॉस से बनी है। कड़कनाथ और केरी लॉस के संग्रहण से बनी है। आंतरिक अंगों में भी एक गहरा रंग द्रव्य होता है जिसे मानवीय बीमारियों के इलाज के जनांतीय समुदाय द्वारा प्राथमिकता दी जाती है। यह मानवीय बीमारियों के लिए इलाज के लिए भी काम में ली जाती है। इनका वजन 1.2 किलोग्राम व नर का वजन 1.5 किलोग्राम होता है। इनकी प्रजनन क्षमता प्रति वर्ष लगभग 85 अंडे होती है। अगली जो अपनी नस्ल है वो वन्ना राजा नस्ल कुक्कुट पालन परियोजना निर्देशालय हैदराबाद द्वारा विकसित ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पिछवाड़े में पालन के लिए उपयुक्त पक्षी है। यह एक बहुरंगी तथा दोहरे प्रयोजन वाली पक्षी होने के कारण आकर्षण फ्लू वाला पक्षी है। सामान्य कुक्कुट रोग के विरुद्ध इसमें बेहतर प्रतिरक्षा स्तर है। मुर्गी के अंडजनन का चक्कर 160 से 180 अंडे एक चक्कर में होता है। आगे है वो भारत में उपलब्ध मुख्य विदेशी नस्लों का परिचय हम करेंगे। लेगहॉर्न विश्व की सर्वोत्तम व सबसे लोकप्रिय अंडा उत्पादक नस्ल लेगहॉर्न है। वो विश्व की सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादक नस्ल मानी जाती है। मुर्गी तथा मुर्गी का औसत भार क्रमशः 2.4 से 2.7 व 2.0 से 2.3 किलोग्राम होता है। लेगहॉर्न लगभग 200 या अधिक अंडे प्रति वर्ष देती है। अगली जो मुर्गी की नस्ल वह है रोडे आइलैंड RIR। यह अंडा एवं मांस उत्पादन के लिए अच्छी समझी जाती है। यह भूरे रंग की अंडे देती है। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो यही है कि RIR किस कलर के अंडे देती है, वो होते हैं भूरे। इनका औसत अंडा उत्पादन लगभग 190 अंडे प्रति वर्ष माना जाता है। अगली जो नस्ल है वह है ऑस्ट्रालाप। यह मांस व अंडा दोनों के लिए उपयोगी है। ये भूरे रंग के अंडे देती है। इनका औसतन उत्पादन लगभग 190 अंडे प्रति वर्ष से होता है। अगली जो नस्ल है वह फ्लाई माउथ रॉक। यह अमेरिका में मांस के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय मानी जाती है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह कौन सी नस्ल है जो अमेरिका में मांस के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय है। अगली जो नस्ल है वो कॉर्नियस। यह इंग्लैंड में मांस के लिए सबसे लोकप्रिय व प्रसिद्ध नस्ल है। इस नर व मादा औसत 2.25 होता है। अगला जो अपना टॉपिक है वो है फॉर्म खोलने के लिए स्थान का चयन कैसे करते हैं। स्थान सड़क से जुड़ा होना चाहिए कि स्थान होता है वो सड़क के नज़दीक होना चाहिए। बिजली पानी की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। क्षेत्र में अंडे व मांस आसानी से व सही दामों पर बेचे जा सकते ऐसी लोकेशन होनी चाहिए। आगे है अन्य सुविधा जैसे दाना दवाइयाँ इत्यादि उपलब्ध होते हों। हवा के आगमन का सही व्यवस्था हो। अच्छी धूप शेड के अंदर तक आती हो। हवा का रुख शेड की ओर न हो। आगे है मुर्गियों की गृह व्यवस्था, मतलब कि जो मुर्गी होती हैं उनको जो मुर्गा फार्म होता है उनमें हम कैसे रखें। जिसमें जो पहला है पॉइंट है वो है लगभग 1 से 1.5 वर्ग फुट जगह एक मुर्गी के लिए काफ़ी है। एक मुर्गे फार्म में 1 से 1.5 वर्ग फुट जगह एक मुर्गी के लिए काफ़ी मानी गई है। 100 मुर्गियों को पालने के लिए आपको 100 से 150 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता होती है। शेड लंबाई में पूर्व से पश्चिम दिशा में होना चाहिए। जो मुर्गियों में शेड होता है वह पूर्व से पश्चिम दिशा में होना चाहिए। शेड की साइड की ऊंचाई फर्श से 8 से 10 फुट व बीचों बीच की ऊंचाई फर्श से 14 से 15 फुट होनी चाहिए। अधिक गर्म स्थानों में 3 फीट ऊंची दीवार
तथा ऊपर जालियां द्वारा ही शेड बंद किया जा सकता है। शेड के अंदर बिजली के बल्ब, मुर्गी दाना व पानी के बर्तन, पानी की टंकी की व्यवस्था होनी चाहिए। एक जो शेड है को दूसरे शेड से थोड़ा दूर बनाएं एवं एक ही शेड को बराबर भाग में दीवार बनाकर रखें। मुर्गियों के अंडे शेड में ज़्यादा वे ना हो। इस जो आपको डायग्राम दिया गया है उसमें आप देख सकते हो, ये मुर्गा फार्म है। जो होता है सीधा ज़मीन पे होता है। इसमें इसमें तो सीधा ज़मीन पर होता है, इसमें जो रहता है वो पिंजरे में बंद होता है। और ये होता है जो घर का जो आंगन या कहीं भी किसी भी जगह का आंगन होता है वो आंगन में पाली जा रही है। मुर्गियों में जो प्रकाश व्यवस्था है उसकी बात करेंगे अगले टॉपिक में। प्रत्येक 100 वर्ग फीट जगह में 60 वाट का बल्ब आवश्यक है। अगर 100 वर्ग फीट की जगह में 60 वाट का बल्ब आवश्यक है। बल्ब ट्यूबलाइट दीवारों की अपेक्षा छत से लटकानी चाहिए। सफ़ेद प्रकाश मुर्गी घर के लिए उपयुक्त है। कि जो सफ़ेद प्रकाश होता है वो मुर्गियों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। और लाल रंग के प्रकाश का उपयोग कैनाबोलिज्म को रोकने में किया जाता है। कैनाबोलिज्म का सीधा साधा मतलब है कि कैनाबोलिज्म होता है वो आप जो दो मुर्गियाँ होती हैं वो आपस में जो चोंच लड़ा के जो चोंच टूट जाती है उसे कैनाबोलिज्म कहा जाता है। या एक दूसरे को जो घायल करते हैं चोंच मार के, एक दूसरे को जो घायल करती हैं चोंच मार के, उन्हें कैनाबोलिज्म कहा जाता है। रोशनी के लिए बिजली फ्लाईवुड जमीन की सतह से 7 से 8 फीट की ऊंचाई पर बनवाना चाहिए। ब्रायलर और लेयर आपको पहले बताया था कि जो मांस के लिए पाला जाता है वो ब्रायलर कहलाता है, जो अंडे के लिए पाला जाता है वो लेयर कहलाता है। जो ब्रायलर की आयु होती है वो 1 से 7 दिन 23 घंटे होती है। प्रतिदिन प्रकाश की आवश्यकता 23 घंटे होती है। जो 7 से 42 दिन के चूजे होते हैं उनको 16 से 18 घंटे की आवश्यकता होती है। लेयर आयु 1 से 2 सप्ताह होती है, उसको प्रतिदिन आवश्यक प्रकाश अवधि 23 घंटे। 2 से 19 सप्ताह वाले को 9 से 11 घंटे तथा 20 से 72 सप्ताह वाले चूजों को 16 से 17 घंटे की आवश्यक होती है। प्रमुख ध्यान रखने योग्य बातें। अगला टॉपिक है वो है प्रमुख ध्यान रखने योग्य बातें। एक शेड में एक ही उम्र के चूजों रखे हुए नए चूजे पूरी सफाई के साथ लाए। कि एक शेड होता है मुर्गियों का जो स्थान होता है उसमें एक ही प्रकार के या एक ही उम्र के अंडे नहीं, चूजे रखे तथा जो भी नए चूजे बाहर से लाओ उन्हें सफाई के साथ लाएं। वरना तो आपको पता है कि रोग फैल जाता है। वायरल मुर्गियों में वायरल होता है, वो एक दूसरे में फैल जाता है। शेड के अंदर आते समय व बाहर जाते समय जूते व चंपल कृमिनाशक से धोए। अगर आप मुर्गी फार्म के अंदर आ रहे हो या मुर्गी फार्म के बाहर जा रहे हो तो आप अपनी चंपलों को कृमिनाशक से धोए जिससे कीटाणु मर जाएं। शेड धोने के बाद फर्श को सुखाए व संभव हो तो 3 से 4 फुट तक दीवार पर चूना करें। कि जो शेड की दीवार होती है उसमें 3 से 4 फुट हाइट तक हमें चूना करना चाहिए। 1 लीटर फॉर्मेलिन 9 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने से वायरस या जीवाणु कीटाणु वो खत्म हो जाते हैं। शेड खाली होने के बाद सभी बर्तन साफ करके कृमिनाशक से धोए व धूप में सुखाए। नए चूजों की देखभाल या जिससे हम नए चूजों की देखभाल को हम सीधा साधा नाम देते हैं उसे ब्रूडिंग कहते हैं। हेचरी से ताज़ा निकले गए चूजों को फार्म पर लाने पर शारीरिक तापमान बनाए रखने के लिए ब्रूडिंग की आवश्यकता पड़ती है।
नए चूजों का स्थानीय जलवायु के अनुसार 6 से 8 सप्ताह तक ब्रूडिंग की आवश्यकता पड़ती है। अच्छी ब्रूडिंग से मृत्यु दर में कमी व चूजों की वजन वृद्धि होती है। ब्रूडर का आकार चूजों की संख्या के आधार पर होना चाहिए। 5 फीट की व्यास वाले ब्रूडर के लगभग 200 से 250 चूजों को रखा जा सकता है। फर्श पर 1 से 2 इंच बुरादा बिछाए ऊपर से अखबार से ढक दे। जरूरी तापमान बनाए रखने के लिए हीटर या बिजली के बल्ब 100 से जो 200 वाट होता है उसका उपयोग करें। पहले दिन पानी पीने के लिए चूजे को दे, उसमें इलेक्ट्रल पाउडर या ग्लूकोज मिलाए। विटामिन ए, D3 एवं बी कॉम्प्लेक्स से 10 ml प्रति 100 चूजों में पिलाना चाहिए। पेड्रो में एक चूजे को 5 सेंटीमीटर की जगह प्रदान करें। वह 10 से 15 चूजों के लिए डिकर का प्रयोग करें। ब्रूडर को चूजे के आगमन से 48 घंटे पहले शुरू कर देना चाहिए। जो ये प्रक्रिया है वो मुर्गे आने के 48 घंटे पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। ब्रूडिंग की जो अवधि होती है उसके बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। जो ब्रॉयलर होता है वो 14 से 18 दिन होता है। सप्ताह 1 90 से 95 फ़ारेनहाइट तापमान की उसकी आवश्यकता होती है। कमरे का आकार 0.25 वर्ग फुट प्रति चूजों को आवश्यकता होती है। लेयर होता है वो 28 दिन या 4 सप्ताह होती है। 3 सप्ताह के 80 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट की आवश्यकता होती है। 200 से 250 चूजे या 50 से 60 स्क्वायर फुट 5 इंटू 10 फुट में रह सकते हैं। बैकयार्ड 80 दिन या 4 सप्ताह 70 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री की आवश्यकता होती है। 500 से 600 चूजे 100 से 110 स्क्वायर फुट में रह सकते हैं 10 इंटू 10 फुट में। मुर्गियों का जो दाना और आहार के बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। मुर्गी पालन में सर्वाधिक व्यय दाने पर होता है। मुर्गी का जो पालन होता है उसमें सर्वाधिक जो खर्चा होता है वह दाने पर होता है। प्रोटीन, ऊर्जा, विटामिन, खनिज पदार्थ और पर्याप्त अनुपात और मात्रा में उपलब्ध रहे अपितु दाना सस्ता भी हो जाता है। अंडे देने वाली या ब्रॉयल वायु चूजे, बड़े वाली मुर्गियां गृह व्यवस्था और अंडे उत्पादन का वजन वृद्धि की क्षमता के आधार पर दाने की आवश्यकता है। मुर्गियां अपैक्टोनिक के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। फीड बनाते समय कभी भी सड़े हुए मक्के का उपयोग न करें। आगे हम इस टॉपिक में बात करेंगे अंडा देने वाली मुर्गियों हेतु आहार प्रबंधन के बारे में। जो 4 सप्ताह या 4 से कम सप्ताह का जो मुर्गी होता है उसे चिक फीड कहते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो 22.24 होती है और कैल्शियम 1% चाहिए। गोबर फीड 4 सप्ताह से 6 महीने के बीच में प्रोटीन 18.20% और कैल्शियम 1। और लेयर फीड जो अंडे होते हैं उन्हें 6 महीने के बाद 16.18 प्रोटीन व 4 कैल्शियम चाहिए। अंडा देने वाली मुर्गियों को प्रतिदिन 4 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। एक चूजे को न्यूनतम 60 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। एक अंडा देने वाली मुर्गी को प्रतिदिन 130 से 140 फीड की आवश्यकता होती है। ब्रॉयलर मुर्गियों के हेतु आहार प्रबंधन। फीड की किस्म ब्रॉयल फ्री स्टार्ट आयु एक सप्ताह पहले प्रोटीन की मात्रा 23%, कैल्शियम 1%। स्टार्टर्ड फीड 2 से 3 हफ्ते के जीवित के होता है उसे स्टार्टर्ड फीड कहते हैं। 22% प्रोटीन और कैल्शियम 1%। फिनिशर फीड 4 से 7 सप्ताह कम मुर्गियाँ
प्रोटीन 20% और कैल्शियम 1%। मुर्गियों का जो घरेलू फीड फॉर्मूला होता है वो होता है मक्का। स्टार्टर को 50, फिनिशर को 55 और लेयर को 45। मुर्गियों की खल होती है वो स्टार्टर को 10, फिनिशर को 10 और लेयर को 9। सोयाबीन की जो खल होती है वो स्टार्टर को 24 और फिनिशर को 18 और लेयर को 16। राइस पॉलिश 12.7 या और फिनिशर को 13.7 और लेयर को 22। खनिज मिश्रण 2.5, 2.5 और 3। नमक की जो आवश्यकता होती है वो स्टार्टर को तो होती है 0.3 और फिनिशर को होती है 0.3 और लेयर को भी 0.3। विटामिन की जो आवश्यकता होती है स्टार्टर 0.5, फिनिशर 0.5, लेयर 0.7 और मार्बल चिप्स होती है वो 0.0 और लेयर को होती है 4। जो कुल होता है वो स्टार्टर को 100 किलोग्राम, 100 फिनिशर को भी 100 किलोग्राम और लेयर को भी 100 किलोग्राम। जो मूंगफली की खल होती है वो इस प्रकार की आपको दिखती है। सोयाबीन की खल होती है वो भी आपको इस प्रकार की दिखती है। राइस पॉलिश या फक हम जिसको बोलते हैं वो हमें इस प्रकार की दिखती है। मार्बल चिप्स इस प्रकार की दिखती है। और जो अपनी मुर्गियों का चिकन खनिज मिश्रण होता है वो इस प्रकार का होता है। और विटामिन्स मुर्गियों का इस प्रकार का होता है। और जो मुर्गियों की प्रमुख दवाइयाँ हैं वो विटामिन के लिए मल्टी स्टार विटामिन विरेल मेल 5 से 10 मिलीलीटर प्रति 100 मुर्गियों को दिया जाता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विनिविनल फोली बियोन 10 से 20 मिलीलीटर प्रति 100 मुर्गियों को दिया जाता है। और कैल्शियम वेक्टोल कैल शक्ति अमोनियम 10 से 20 मिलीलीटर प्रति 100 मुर्गियों को दिया जाता है। ये जो तीनों दवाइयाँ हैं वो इस प्रकार की होती हैं, ये होती हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आगे हम मुर्गियों के बारे में और भी अध्ययन करेंगे, जो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उनके प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। मैं वीडियो के इस लिंक में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा, जिसमें आप मेरे को मैसेज कर देना। मैं आपको इंस्टाग्राम पे आपको मेरे को मैसेज कर देना। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर लेके उस पर मैं आपको ये हिंदी में नोट्स भेज दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर में। जैसे कि आपको सभी को पता है कि हम पिछले एक पार्ट में एजोला के बारे में मुर्गियों के प्रोटेक्शन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में मैं अध्ययन करूँगा। इसमें हम अध्ययन करेंगे एजोला, पीने का पानी व उनके भोजन के व उनमें होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। तो आज का मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे एजोला के बारे में कि एजोला क्या होता है, उसके बारे में। शैवाल से मिलती जुलती पानी में तैरने वाली जो फरन होती है उसे हम एजोला कहते हैं। मुख्यतः इसमें भरपूर प्रोटीन, एमिनो एसिड, विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम व कॉपर, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। प्रतिदिन 10 से 15 ग्राम प्रति मुर्गी की दर से दिया जाता है। जो अपना एजोला होता है वो एक शैवाल से मिलती जुलती ही परण होती है। मुख्यतः इसमें भरपूर प्रोटीन, एमिनो एसिड, विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं। प्रतिदिन 10 से 15 ग्राम प्रति मुर्गी की दर से दिया जा सकता है। मतलब हम अगर प्रतिदिन देखें तो मुर्गियों को 10 से 15 ग्राम देते हैं। आगे मैं बात करूँगा, अगला जो अपना टॉपिक है वो है पीने का पानी। मुर्गी 1 किलो दाना खाने पर 2 से 3 लीटर पानी पीती है। जो अपनी मुर्गी होती है वो 1 किलो दाना खाने पर 2 से 3 लीटर पानी पीती है। गर्मियों में पानी का पीना दुगुना हो जाता है।
जो हम बात करेंगे वो है वो मुर्गी 1 किलो दाना पर 2 से 3 लीटर पानी पीती है तथा गर्मियों में वही दुगुना हो जाएगा, जैसे कि 3 से 4 या 4 से 5 लीटर पानी पीती है। जितने सप्ताह का चूजा होता है उसमें 2 का गुणा करने पर जो मात्रा आएगी वह मात्रा पानी के प्रति 100 चूजों पर खपत होगी। जैसे पहला सप्ताह 1 × 2 बराबर 2 लीटर पानी या 100 चूजा। दूसरा सप्ताह 2 × 2 4 लीटर पानी या 100 चूजा। ठीक है। आगे मैं बात करूंगा दाने और पानी के बर्तनों की जानकारी के बारे में। मुर्गियों की जो दाने व पानी के बर्तनों की है उनकी जानकारी के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रत्येक 100 चूजों के लिए कम से कम 3 पानी और 3 दाने के बर्तन होना बहुत ही आवश्यक है। 100 चूजों के लिए कम से कम 3 पानी और 3 दानों के लिए अगर हम देखें तो 25 के ऊपर एक पीने का व एक दाने का होना बर्तन का होना बहुत ज़रूरी है। नीचे कुछ बर्तन दिए गए हैं जो उनके खाने पीने के हैं। मुर्गियों में होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में हम बात करें तो मुर्गियों में संक्रामक बीमारी मुख्यतः विषाणु, जीवाणु, फफूंद, परजीवी एवं प्रोटोजोआ से होती है। इनके अलावा अनाज एवं आहार में पोइजन या तत्वों की कमी से भी बीमारियां हो सकती हैं। इनके अलावा अनाज एवं आहार में पॉइजन होता है या तत्वों की कमी के कारण भी बीमारियां हो। आगे हम बात करेंगे मुर्गियों की जो अस्वस्थ मुर्गियों के लक्षण होते हैं उनके बारे में। जो सबसे पहला लक्षण है वो है वजन में कमी होना व मुर्गियों का सुस्त होना। आपको नॉर्मली पता है किसी भी पशु या मनुष्य में अगर बीमारी होती है तो वजन में कमी हो जाती है। और मुर्गियों का सुस्त होना यानी मुर्गियां सुस्त रहती हैं, खाना पीना कम कर देती हैं। सांस लेते समय व्याकुल होना तथा शारीरिक तापमान कम या अधिक होना। नासिक में म्यूकस, नेत्र सुस्त एवं सूजे हुए, पेट फूला हुआ या जल से भरा हुआ होना चाहिए हो जाता है। अस्वस्थ मुर्गियों की कली पीले या नीले रंग की सिकुड़ी या मुरझाई हुई होती है तथा कंबल में भी सूजन होती है। मुर्गियों को अधिक प्यास लगे या वह नियमित हार लेने लगे या हार लेना कम या बंद ही कर दें तो वह अस्वस्थ मुर्गियों का लक्षण है। मुर्गियों की बीट का रंग हरा या पीला सफ़ेद होना या फिर दस्त का पतली बीट के रूप में होना मुर्गियों का एक अस्वस्थता का लक्षण माना गया है। रोग के स्रोत। मुर्गियों में जो रोग होते हैं उनके स्रोत हेचरी, फीड, पानी, बीट, मनुष्य, औजार, चूहे, जंगली पक्षी आदि के कारण भी मुर्गियों में रोग या लक्षण फैल जाते हैं। मुर्गी का जो पहला रोग है वो है रानीखेत रोग। रानीखेत रोग यह हर उम्र की मुर्गियों में और पक्षियों में होने वाला रोग है। जो अपना रानीखेत रोग होता है वो हर प्रकार की, हर नस्ल, हर उम्र की मुर्गी में होता है। यह चूजों में भी होता है, वह बड़े मुर्गों में भी होता है, ब्रायलर में भी होता है और लेयर मुर्गों में भी होता है। यह रोग सांस की बीमारी, आंत की बीमारी या लकवा के लक्षण पैदा करता है। यह जो रोग होता है वो बीमारी आंत की बीमारी या लकवा के लक्षण पैदा करता है। इसमें लकवा पड़ जाता है, वह आंत की जो आंत होती है मुर्गी की उसमें प्रॉब्लम करता है। जो अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं लेयर, उनमें अंडा देना बंद हो जाता है। इसमें बचाव में F1 या B1 का टीका 5 से 6 दिन के चूजों में आँख में डालें या पिलाएं तथा 21 से 22 दिन पर लासोटा का टीका पिला सकते हैं। अगला जो रोग है वो है मेरिक रोग। यह मुख्यतः लेयर अथवा ब्रीडर मुर्गियों में होता है। यह रोग होता है वो लेयर या अंडा देने वाले मुर्गियों में देखने को मिलता है। यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है शरीर के विभिन्न अंगों में ट्यूबर या कैंसर पैदा करता है। एक जो प्रकार का रोग होता है वो शरीर में ट्यूमर या कैंसर जैसी बीमारी को उत्पन्न करता है। दूसरी बीमारी होती है उसमें लंगड़ापन, नसों पर प्रकोप होने से मुर्गी धीरे धीरे 2
सूख कर मर जाती है। दूसरा जो लक्षण होता है उसमें मुर्गियाँ धीरे धीरे सूख कर मर जाती है। गिरे हुए पंखों में इससे विषाणु काफ़ी मात्रा में होता है। जो पंखों में इसके वो विषाणु होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। बचाव का टीका HVT जो पहले ही दिन हेचरी में लगाया जाता है। अगर मुर्गी या मुर्गा बीमार हो जाए तो HVT सबसे पहले लगा देना चाहिए। अगला अपना जो रोग है वो है फाउल फॉक्स रोग। फाउल फॉक्स रोग होता है वो इस प्रकार का दिखाई देता है। इस बीमारी में मुर्गियाँ छोटी छोटी पूंछियाँ हो जाती हैं। आँख की पुतलियाँ और सिर की त्वचा पर इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। इस रोग को आँख की पुतलियों और सिर की त्वचा पर आसानी से देखा जा सकता है। यह एक वायरस जनित रोग है। फाउल फॉक्स होता है वो एक वायरस जनित रोग है जिसका संक्रमण तेजी से फैलता है। अगला अपना जो रोग है गंभारो रोग है। 3 से 5 हफ्ते के ब्रॉयलर मुर्गों में ज़्यादा पाया जाता है। रोग रोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। बीट का रंग सफ़ेद हो जाता है। इसमें जो बीट का रंग होता है वो सफ़ेद हो जाता है। यदि प्रकोप पिछले प्रलोक में हुआ है तो फिर इंटरमीडिएटी B2 के अथवा MB एवं इंटरमीडिएट +288 या IV95 टीकों का प्रयोग करें। टीके को पिलाने का सही समय 13 से 14 दिन की आयु में ब्रॉयलर मुर्गों में तथा 16 से 17 दिन की उम्र में लेयर एवं ब्राउल मुर्गों में है। मरे हुए पक्षियों खुले में फेंकने से यह रोग फैलता है तथा गड्ढे में दाब देना चाहिए। अगला अपना जो रोग है वो है ई कोलाई रोग। कीटाणु मुर्गों की बिट्टों में बहुत मात्रा में होता है। जब वे दाना अथवा पानी को दूषित करते हैं तो यह कीटाणु दूसरे मुर्गों में फैल जाता है। यह जो रोग होता है वह बिट्ठों में बहुत ज़्यादा, अगर हम मुर्गे की जो खाद होती है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जब दाना अथवा पानी को दूषित करते हैं तो यह कीटाणु दूसरे मुर्गों में फैल जाता है। जब मुर्गे पानी या खाने को दूषित करते हैं तो यह रोग उनमें फैल जाता है। बड़े मुर्गों में विभिन्न अंगों पर सफ़ेद पीले रंग की झिल्लियाँ जम जाती हैं तथा मुर्गे सूखने तथा मरने लगते हैं। माइकोप्लाज्मा कीटाणु में मिलकर ई कोलाई CRD नामक बीमारी पैदा करते हैं जिसमें सांस लेने में समस्या होती है। ई कोलाई रोग में सांस लेने में तकलीफ होती है। इससे बचाव के लिए पानी में बर्तनों को नियमित सफाई, पानी में कीटाणुनाशक डिसइंफेक्टेंट का जैसे ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरोसोल आदि को नियमित प्रयोग करें। अगला जो है वो है कास्डियोसिस रोग। ब्रॉयलर एवं बढ़ते लेयर एवं ब्रीडर मुर्गों में होने वाला रोग जिससे खूनी दस्त, वजन घटना तथा मृत्यु दर काफ़ी हो सकता है। मुख्यतः ईमेरिया टीना का प्रकोप अधिक होता है। इसका प्रकोप होने के कारण में शेड में गीलापन, दवाओं का सही मात्रा में कम उपयोग, अतः बचाव के लिए आवश्यक है कि ऐसे स्रोत से फील्ड लें जिसमें सही मिश्रण का उपयोग किया हो। यह रोग बिट्टों में खून में नजर आने पर तुरंत एम्फोलियम, केडिफोरोल, एम्प्रोल एम्बोकॉक्स से उपचार करें। यह जो रोग होता है वो इस प्रकार का दिखाई देता है। इसमें गला इस प्रकार का हो जाता है। अगला जो रोग है वो है कृमि रोग। सबसे पहले आप सभी को बताता हूँ, कृमि रोग होता है ना वो सामान्यतः सभी पशुओं में होता है। ये नहीं है कि मुर्गियों की कोई कॉमन बात नहीं है कि मुर्गी पक्षी में होता है। यह रोग होता है ना वो अलग अलग पशुओं में होता है। जैसे यरकत कृमि हो गया, ये होता है। जैसे भैंसों में भी होता है, गायों में भी होता है। तो इस रोग के बारे में बात करते हैं। गंदे स्थानों में रहने के कारण मुर्गियों में कृमि रोग की संभावना बनी रहती है। अगर हम जो मुर्गियों का स्थान होता है उसको हम साफ सफाई नहीं करेंगे तो यह रोग बढ़ने का संभावना ज़्यादा रहती है, जिसके कारण यह रोग अधिक फैलता है। जहाँ पे साफ सफाई नहीं है वहाँ पे हमको मुर्गियों को नहीं रखना चाहिए। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया उसमें बताया था कि मुर्गियों को एक ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिस पर मतलब साफ सफाई अच्छे से हो।
कृमि अंडों को से संक्रमित पानी अथवा आहार के माध्यम से कृमि अंडे पक्षियों के पेट में पहुंच जाते हैं। कृमि अंडों से होते हैं तथा मुर्गियों में कृमि होते हैं वो मानव के शरीर में मानव मुर्गियों के शरीर में आहार के कारण फैल जा मतलब चले जाते हैं। यह कृमि मुर्गी के पेट में उपलब्ध आहार का उपयोग करके अपनी संख्या बढ़ा लेती हैं और मुर्गियों को कमजोर कर देती हैं। अंडे का उत्पादन कम हो जाता है। गंभीर समस्याओं में मुर्गियों में अवरोध या मौत ये हो सकती है। यह क्रम चलता रहता है जब तक कि पक्षियों की कृमिनाशक दवा न दी जाए। जो कृमि होती है ना वो अपनी इस प्रकार की दिखाई देती हैं। जो कृमियाँ होती हैं वो इस प्रकार की दिखाई देती हैं। अगला जो रोग है वो है एस्परजिलोसिस फंगस या फंगस। यह रोग प्राय पहले 3 हफ्ते के चूजों में अधिक प्रकोप करता है। यह जो रोग होता है ना ये 3 हफ्ते के चूजों में अधिक प्रकोप करता है। चूजे मुंह खोलकर सांस लेते हैं, सूखने लगते हैं और मृत्यु दर बढ़ जाती है। ये जो रोग होता है ना इसमें मुर्गे मुंह खोलकर सांस लेते हैं, नाक में से सांस नहीं लिया जाता है तथा सूखने लग जाते हैं। मतलब वजन में कमी आ जाती है और मृत्यु दर बढ़ जाती है। मृत्यु दर इसका कोई इलाज नहीं है। बेहतर होगा कि ग्रसित चूजों को निकालकर अलग कर दें। ये जो फंगस होती है इसका कोई भी इलाज नहीं है। इसलिए जो ग्रसित है ना जो इस रोग से प्रभावित है उनको निकाल कर अलग कर देना चाहिए सबसे। सबका बुरादा या बिछावन बदले, मतलब जो भी उनके नीचे भी हमने बिछावन लगा रखा है उसको बदलें और नीले थोते का छिड़काव करें। विटामिन ए का प्रयोग करें। प्रयोग भी कुछ लाभकारी हो सकता है। विटामिन ए होता है उसका उपयोग करें। अगला जो अपना रोग है वो है माइकोटॉक्सिन रोग। कई फंगस की प्रजातियों के प्रकोप से अनाज अथवा फीड में माइकोटॉक्सिन या पॉइजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मुर्गों की रोग रोधक क्षमता कम हो जाती है, बढ़ोतरी रुक जाती है। इस रोग के जो है वो है अनाज एवं फीड का भंडारण। इसके बचाव में सबसे महत्वपूर्ण अनाजों की नमी की मात्रा 30% से कम होनी चाहिए। अगला अपना जो रोगों का कारक है वो है खनिज एवं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। जो मुर्गियां हैं उनमें खनिज एवं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। मुर्गियों द्वारा अंडों को फोड़ना, कच्चे अंडों का निकलना, मुर्गियों के द्वारा पंख का नोचना, मुर्गियों से टेढ़ी टांगें या पेरोसिस का होना, केजी चिक रोग आदि। ये जो रोग हैं वो मुर्गियों द्वारा अंडों को फोड़ना, कच्चे अंडों का निकलना, मुर्गियों के द्वारा पंख का नोचना आदि रोग होते हैं वो खनिज एवं विटामिन की कमी के कारण होते हैं। अगला अपना जो रोग है वो है हीट स्ट्रोक। मुर्गियों की अधिकता मात्रा में जोन 18 से 23 डिग्री सेल्सियस है। इसमें मुर्गियां चोंच खोलकर आती हैं। इस रोग में मुर्गियां कमजोर हो जाती हैं। हीट स्ट्रोक की समस्या के कारण बीमार होकर दम तोड़ देती हैं। आहार कम खाने से अंडा उत्पादन कम होने लगता है। हीट स्ट्रोक रोग ये होता है। अगला है बचाव के उपाय। हीट स्ट्रोक रोग होता है उसके बचाव के उपाय। मुर्गी घर की छत की बाहरी परत पर सफेद रंग करवाना। छत पर एमनी शीट लगाई जा सकती है। इससे छत को गर्म होने से बचाया जा सकता है। खिड़कियां से उसे 3 से 5 फीट की दूरी पर टाट के पर्दे लगाकर एवं उसमें पानी का छिड़काव करना चाहिए। दिन के ठंडे समय को फीडिंग कहते हैं, फीडिंग करें। दोपहर को फीडिंग न करें। गर्मियों में मुर्गियों को दे अधिक प्रोटीन वाला आहार, सतत शीतल जल व्यवस्था। ये अपने जो थे वो मुर्गियों में उपस्थित विभिन्न रोग थे। मुर्गी उत्पादन में अगला जो अपना टॉपिक है वो है प्रजनन हेतु मुर्गियों का चयन।
इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मुर्गियाँ होती हैं, उनको अगर प्रजनन के लिए हम मुर्गियों का चयन किस प्रकार करें। जिसमें पहला टॉप पॉइंट है वो है तेज़ी से बढ़ने वाले स्वस्थ मुर्गों या मुर्गियों का चयन करना चाहिए। जो मुर्गियाँ तेज़ी से बढ़ती हैं तथा जो स्वस्थ है उन मुर्गियों या मुर्गों का चयन करना चाहिए। चमकदार लाल कलंगी स्वास्थ्य व सुस्त कुक्कुट की निशानी होती है। जिनकी चमकदार लाल कलंगी होती है स्वास्थ्य एवं चुस्त कुक्कुट की निशानी होती है। जो मुर्गियाँ कम उम्र में अंडोत्पादन प्रारंभ कर देती हैं उन्हें एवं उनके चूजों को भविष्य में प्रजनन हेतु चयन करना चाहिए। 2 वर्षों से अधिक समय तक अंडे दे रही मुर्गियों को प्रजनन के लिए पुनः उपयोग में नहीं करना चाहिए। जो मुर्गियाँ 2 वर्षों से लगातार अंडे दे रही हैं उनका चयन नहीं करना चाहिए। मुर्गियों के अंडे देने की स्थान के दोनों तरफ नुकीली हड्डी होती है। 3 उंगली बराबर फासला अधिक अच्छा माना जाता है। उन मुर्गियों का चयन करना चाहिए जिनका गुद्दा द्वार साफ, नरम व एवं बड़ो हो। चयनित प्रजनन योग्य मुर्गियों को 1 वर्ष के भीतर बदल देना चाहिए। 8 से 10 मुर्गियों के लिए एक ही मुर्गा रखना पर्याप्त है और यदि निर्जीव अंडा पैदा करना है तो मुर्गा रखने की जरूरत नहीं है। अगला अपना जो टॉपिक है वो बैकयार्ड कुक्कुट पालन। बैकयार्ड कुक्कुट पालन क्या होता है उसके बारे में। इसके लिए बहुत कम जमीन, श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त आय प्रदान करने कर जीने की सुरक्षा देता है। ये बच्चों एवं औरतों में प्रोटीन कुपोषण से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये अपशिष्ट पदार्थों जैसे रसोई अपशिष्ट कीड़े मकोड़ों को उच्च प्रोटीन वाले अंडे एवं मांस में बदलकर खाद्य सुरक्षा व पर्यावरण सुरक्षा करता है। मुर्गी की विष्ठा में से भूमि उपजाऊ होती है। यह ग्रामीण परिवेश में पिछड़े लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। जो अपना बैकवर्ड कुक्कुट होता है वो ग्रामीण परिवेश में पिछड़े लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। यह बच्चों एवं औरतों को प्रोटीन कुपोषण से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके लिए बहुत कम जगह, बहुत कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगला अपना जो टॉपिक है वो है बैकयार्ड मुर्गों की विशेषताएं। इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। मुर्गियों में ब्रूडीनेस नहीं होनी चाहिए। इनमें मांस में वसा की मात्रा कम हो। बीमारी प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो। इनका वजन 8 सप्ताह में कम से कम 1.5 किलोग्राम या फीड कन्वर्ट 2.2 हो। मृत्यु दर 8 सप्ताह की उम्र तक 2% से कम होनी चाहिए। अंडे की हैचेबिलिटी 80% के आसपास होनी चाहिए। जो बैकयार्ड कुक्कुट पालन की जो मुर्गी की नस्ल हुआ है वनराजा, गिरिराजा, केरी श्यामा, केरी गोल्ड, केरी निर्भीकी। अगला जो अपना टॉपिक है वो ब्रायलर मुर्गों के लिए बचाव के टिक्के। जो अपने ब्रायलर मुर्गी होते हैं जो मांस देने वाले अंडे होते हैं उनके लिए बचाव के टिक्के कि उन्हें कौन कौन से टिक्के दिए जाए। चूजों की उम्र 1 दिन का जो होता है वो शारीरिक रोग का टिक्का हेचरी से लगाकर आना चाहिए। 5 से दिन का जो मुर्गा होता है उसे रानीखेत रोग का F1 या FB टिक्का देना चाहिए। आँख नाक में एक बूंद या पानी पिलाएं। 3 से 14 दिन का जो मुर्गा या मुर्गी है उसे गेम्बोरा रोग का टिक्का GRAGO अथवा P2KMB लगाना चाहिए। अगला जो अपना टॉपिक है वो है सावधानियां। जो मुर्गियों में अंडे नहीं, जो मुर्गियों में टीका लगाए जाते हैं उनके लिए सावधानियां। जहां से टीका खरीदें देखें ये टीका रेफ्रिजरेटर में रखा हो तथा जिसमें लाइट हमेशा रहती हो। टीकों की मात्रा 1 जार, 2 जार, 5 जार बर्फ में या थर्मोस में रखकर ले जाएं तथा जब तक इस्तेमाल न हो ठंडे में या फ्रीज में रखें।
जब तक हम टिक्के का यूज़ नहीं करें, जब तक उसे ठंडे या थर्मस में रखना चाहिए। टिक्का सुबह के समय पिलाने से आधा घंटा पूर्व पानी के बर्तन हटा दें। पानी ताज़ा या हैंडपंप का लें, ऐसा न लें जिसमें कीटाणुनाशक दवाओं का उपयोग हुआ हो। इतना पानी रखें कि आधे घंटे में पी जाए। इस पानी में वसा रहित सूखे दूध का पाउडर 6 ग्राम प्रति लीटर की दर से मिलाने के बाद ही टिक्का इसमें डालें। टीकाकरण के समय चूजे स्वस्थ हो तथा कोई एंटीबायोटिक आदि पानी में न चलता हो। टीके का पानी खत्म होने के उपरांत पानी में विटामिन लगाएं। टीके का जो पानी खत्म हो जाए उसके उपरांत पानी में विटामिन पोषक तत्व लगाएं। अगला है अपना टॉपिक है अंडों का रख रखाव। अंडों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की चुनौती होती है। बड़े बड़े व्यवसाय कोल्ड स्टोरेज या रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे व्यवसायिक अंडों को चूने के पानी में भिगोने के बाद छांव में सुखाकर काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ताजे अंडे यहाँ तक कि साफ बिना छिलके वाले के साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया हो सकता है, जो खाद्य जनित बीमारी का कारण बन सकता है, जिसे अक्सर फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। अंडे का उनके मूल कार्टन में स्टोर करें और सर्वोत्तम गुणवत्ता के लिए 3 सप्ताह के भीतर उनका उपयोग करें। जो मुर्गे के अंडे हैं उनको 3 सप्ताह के भीतर उपयोग करना चाहिए, अन्यथा वो अंडे खराब होने लग जाते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं दुआ करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगर आपको मुर्गियों से लेकर कोई भी संबंधित कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर देना, या अपनी इंस्टाग्राम आईडी स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर है, उस पर आप मेरे को मैसेज कर देना। अगर किसी भाई को ये PDF चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, जिससे मैं आपको व्हाट्सअप नंबर लिख के वहाँ पे वही PDF हिंदी में भी भेज दूँगा, और इंग्लिश में भी किसी भाई को चाहिए तो इंग्लिश में भी अवेलेबल करवा दूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक बाय।